हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास का पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ बाइपोलरिटी उसके का आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन होगा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दो पार्ट में होगा। एक पार्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा और दूसरा पार्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि एक ही वीडियो में होगा। हमारा पार्ट अगर कहने का मतलब है तो ये बिल्कुल नहीं है कि दो वीडियो होगा। तो हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 1 मार्कर में या स्टेटमेंट में अलग अलग तरीके से एक 1 मार्कर में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग, ये चैप्टर का नाम क्या है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो सबसे पहले देखते हैं बाइपोलरिटी क्या था। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो 1945 से 1991 तक जो कोल्ड वॉर चला, इसी कोल्ड वॉर के पीरियड को हम बाइपोलरिटी कहते हैं। जो बाइपोलरिटी शुरू कब से हुआ, 1945 से, जो हम लोग देखे कोल्ड वॉर के शुरू होते ही, और ख़त्म कब हुआ, जब यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गई। फिर हम इस यूएसएसआर को देखते हैं, यूएसएसआर का फॉर्मेशन कब हुआ। तो यूएसएसआर के फॉर्मेशन से पहले हम लोगों को बताना है कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1917 में हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन को किस किस नाम से जाना जाता है, तो रशियन रिवॉल्यूशन को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के अलावा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। इसके लीडर कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन जो है वो इसके लीडर थे, तो याद रखना है। और लेनिन के बाद जो है वो यूएसएसआर को कौन सक्सीड करता है, यूएसएसआर में लेनिन को कौन सक्सीड करता है, तो लेनिन के बाद जो लीडर है स्टालिन है। इस पर भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। रशियन रिवॉल्यूशन के पीछे ये जो रोल किसका था, तो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कहते हैं। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को देने वाला कौन था, लेनिन। किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके रिवॉल्यूशन लाता है जो रशिया में, तो ये याद रखना है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये प्रोपोंडर था किस चीज़ का, सोशलिज्म का। सोशलिज्म का आइडिया किसका था, कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स की एक बुक है, उस बुक का भी नाम याद रखना है, जो एंट्रेंस वगैरह में पूछा जाता है। दास कैपिटल इसके बुक का नाम है, दास कैपिटल, ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं यूएसएसआर का फुल फॉर्म याद रखना है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। फॉर्मेशन हुआ 1922 में। और ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब होता है, 1991 में। करीब करीब 70 ईयर्स जो है वो ये रहता है। यूएसएसआर में कितनी कंट्रीज़ थी, 15 कंट्रीज़ है। जो 15 कंट्रीज़ का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें एक कंट्री जो है वो रशिया थी। अब इसमें हम देखते हैं ये जो कोल्ड वॉर चलता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच, जो बाइपोलरिटी रहती है, ये बाइपोलरिटी के दौरान हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। और इन सब दौरान हम देखते हैं जो दो ग्रुप में बटी हुई थी। और पूरी यूरोप, और ये डिवीज़न सबसे ज़्यादा हम लोगों को जर्मनी में दिखाई देता है कि जर्मनी दो पार्ट में बटा हुआ है। वो कौन सा, जर्मनी का एक कैपिटल था बर्लिन। बर्लिन दो पार्ट में बटा हुआ है। और बर्लिन में बीचों बीच दीवार खींच दी जाती है, जिसको हम बर्लिन की वॉल कहते हैं। बर्लिन के वॉल के बारे में याद रखना, बर्लिन की वॉल 1961 में खींची गई थी और ये 1989 तक जो है वो चलता है। बर्लिन के वॉल का ही टूटना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की पहली निशानी है। बर्लिन की वॉल 1989 में टूटती है और जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, तो 1991 में हुआ। ये यूनिफिकेशन 10th वाले से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो हम देखे थे कि जर्मनी दो पार्ट में बटी हुई थी कोल्ड वॉर के दौरान, ईस्टर्न जर्मनी यूएसएसआर के साथ था और वेस्टर्न जर्मनी यूएसए के साथ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि बर्लिन की दीवार टूट जाती है और पूरी जर्मनी जो है वो एक हो जाती है और ये कैपिटलिज्म जो है और अमेरिका के फेवर में चली जाती है। चूँकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट ही कर चुका था, तो यूएसएसआर का सिस्टम ही ख़त्म हो गया, तो ये सब अमेरिका के फेवर में चली जाती है। तो ये बर्लिन की वॉल से रिलेटेड हमारा जो है वो क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखते हैं यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ, तो 1991 के दिसंबर में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने पर जो 15 कंट्रीज़ यूएसएसआर में थी वो क्या हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। और ये सारी कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, CIS कहा जाता है। CIS मीन्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे जिन सब कंट्रीज़ में ब्रिटिश का
कॉलोनी हुआ करता था आज़ादी के बाद, ये सब इन सब कंट्रीज़ का एक ग्रुपिंग होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। तो वैसे ही 15 कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसको CIS कहते हैं। तो CIS में कितनी कंट्रीज़ है? 15 ही कंट्रीज़ है। यूएसएसआर के विघटन के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद यूएसएसआर को सक्सीड कौन करता है? तो रशिया करता है। सभी चीज़ों में जहाँ जहाँ अगर UNO हो, UNSC हो, तो सारे जगहों पर यूएसएसआर को रिप्रेजेंट जो है वो कौन करता है? रशिया करता है। इसके बाद यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद कुछ जगह रशिया में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। इसमें हम देखते हैं रशिया में चेचनिया एक ग्रुप है रशिया में जो सिजनिस्ट मूवमेंट शुरू कर देता है 1994 में। ये चेचनिया कुछ मुस्लिम ग्रुप है, मुस्लिम एथनिक ग्रुप है। इन लोगों की लैंग्वेज, रहन सहन, तौर तरीका बाकी लोगों से अलग था, तो ये आज़ादी का डिमांड करने लगता है। इसके अलावा यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज़ होती है 15 कंट्रीज़, उन सब कंट्रीज़ में कंप्लीट 1991 से लेकर के करीब 10 सालों तक 2000 तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ये सब देखा जाता है, जिसमें से सिविल वॉर बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है। प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है, उस वजह से सिविल वॉर होता है। और ये सबसे ज़्यादा लंबा कहाँ पर चला था? ताजिकिस्तान में चला था। यहाँ पर ताजिकिस्तान में, जो 2001 में आकर के ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसी सब रीजन में एक और जो है वो इवेंट होता है, जिस इवेंट को हम क्या कहते हैं? अरब स्प्रिंग कहते हैं। अरब स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। हर साल एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ से पूछा जाता है किसी भी तरीके से। तो अरब स्प्रिंग कब शुरू हुआ ये पूछा जाता है 2010 में। अरब स्प्रिंग क्या था? तो हम कह सकते हैं प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। ये पूछा जाता है कि प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। ये पूछा जाता है कि क्या ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड इवेंट था? तो बिल्कुल नहीं, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से नॉट रिलेटेड था, इससे रिलेटेड नहीं था, ये अलग इवेंट है। तो ये अरब स्प्रिंग क्या था? प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। शुरू कहाँ से होता है? तो तुनीशिया से ये मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? तुनीशिया से ये मूवमेंट शुरू होता है। और तुनीशिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में जाता है। तो ये पूछा जाता है किन किन कंट्रीज़ में फैला था? तो इजिप्ट है, सीरिया है, लीबिया है, बहरीन है, इन सब सारे कंट्रीज़ में भी जाता है। और ये तुनीशिया में शुरू कैसे हुआ था? तुनीशिया में एक जो है वेंडर था, स्ट्रीट वेंडर, जिसके साथ जुल्म, वहाँ पुलिस जो है उसके साथ शोषण करती है, ज़्यादती करती है, मारती पीटती है। और उस वजह से मोहम्मद बाउज़ीज़ी, वो स्ट्रीट वेंडर क्या करता है? सेल्फ इमोलेशन कर लेता है, अपने खुद में जो है आत्मदाह कर लेता है, खुद की बॉडी में आग लगा देता है, जिस वजह से जो है मोहम्मद बाउज़ीज़ी के फेवर में वहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ठीक है, गवर्नमेंट के शोषण के खिलाफ। और ये मूवमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो फैलता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब हम देखें। इसके अलावा और देखना हम लोगों को एक क्वेश्चन और है जो गोर्बाचेव के बारे में याद रखना। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना था, जो रिफॉर्म वगैरह लाता है, जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो कौन रिफॉर्म लाता है जो है? तो मिखाइल गोर्बाचेव लाता है। रिफॉर्म का नाम याद रखना है, ये क्या नाम था? ग्लासनॉट नाम था, ग्लासनॉट और पेरेस्ट्रॉयका, ये रिफॉर्म का नाम है, पेरेस्ट्रॉयका। ग्लासनॉट क्या था? ग्लासनॉट था ओपननेस। ग्लासनॉट ओपननेस होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे हैं, हम बाहर की कंट्री से बेहतर रिलेशन बनाएंगे और वहाँ से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह सबको अपनाएंगे और अपने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी देंगे, लोगों की बोलने की आज़ादी और चीज़ों की आज़ादी देंगे। पेरेस्ट्रॉयका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये क्वेश्चन कभी कभार दे देता है। रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स अब जिन कंट्री को यूएसएसआर का हिस्सा रहना रहे, नहीं रहे, और इस वजह से सबसे पहली कंट्री यूएसएसआर की जो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू कर देती है, उस कंट्री का क्या नाम है? लिथुआनिया नाम है। बहुत बार ये जो है क्वेश्चन पूछा गया कि पहली कंट्री कौन थी जो यूएसएसआर से आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी। तो ऑलमोस्ट यही सब चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्कर में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और आपको जो इस रिलेटेड इवेंट है, बहुत सारा इवेंट, उस सबको भी याद रखना है। कौन सा इवेंट पहला हुआ, कौन सा बाद में हुआ है। बर्लिन की दीवार पहले गिरी है, ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन पहले हुआ है, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म पहले लाया। तो सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी सब भी याद रखना। अब हम लोग बड़े क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ हमारा बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है जो कि रिटन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम या सोवियत यूनियन क्या था? तो सोवियत सिस्टम और सोवियत यूनियन या सिस्टम जो भी कहें, ये 15 कंट्रीज़ का एसोसिएशन था। इन सब कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट थी, सिंगल पार्टी सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकता था, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल था, प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन था, गवर्नमेंट सभी चीज़ों पर कंट्रोल करेगी और इक्वलिटी पर बेस्ड जो है वो सोसाइटी था। तो इसको लिखना है। 15 कंट्री का एसोसिएशन था। इन सब एसोसिएशन के बीच एक एग्रीमेंट था कि सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल होगा, गवर्नमेंट का सभी चीज़ों पर कंट्रोल होगा और प्राइवेट प्रॉपर्टीज बैंड होगा, गवर्नमेंट सोसाइटी में इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। तो इसी एसोसिएशन को हम सोवियत सिस्टम या सोवियत यूनियन कहते हैं, या फिर आपको यूएसएसआर भी पूछ सकता है। तो यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म हम देखे भी, तो यही यूएसएसआर था। वट वर द फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम की फीचर्स क्या सब थी? तो सोवियत सिस्टम के फीचर्स में सबसे पहले बताना है, ये सोवियत सिस्टम में नेचुरल रिसोर्स की किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज था, इसके पास वास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम था, रोड गांव तक जो है वो रोड और रेलवे वगैरह सबसे कनेक्ट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं इन कंट्रीज़ में सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। गवर्नमेंट लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करा रही थी। इंडस्ट्री फैक्ट्री गवर्नमेंट खुद एस्टेब्लिश की थी। एक छोटे से पिन से लेकर के बड़े से कार तक गवर्नमेंट खुद अपने यहाँ बना रही थी। बाहर से कोई चीज़ जो है इम्पोर्ट नहीं कराया जा रहा था। सभी लोगों को गवर्नमेंट रोजगार दी थी। इसके अलावा हम देखते हैं और भी चीज़ें, बाहर से किसी तरीके का सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। ये सब इसका जो है सिस्टम होता है। तो फीचर्स क्या था कि जो है नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क था, दूर दराज तक भी जो है रोड और रेलवे इन सब चीज़ों से कनेक्ट हुआ था। सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। गवर्नमेंट लोगों को रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड करा रही थी। इसके अलावा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज खुद ही बैठाई हुई थी, सभी को रोजगार दे रही थी। सभी चीज़ अपने देश में खुद ही बनाया जा रहा था, बाहर से किसी तरीके का कोई इंपोर्ट नहीं किया जा रहा था। एक छोटे से पिन से लेकर के बड़े से कार तक गवर्नमेंट खुद बनाती है। ये इसका फीचर्स रहता है। इसके अलावा व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम की क्या क्या कमी और खामी थी, लिमिटेशन था? तो सबसे पहला सिंगल पार्टी सिस्टम था यहाँ पर, जिस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ही बार बार पावर में आ रही थी, जिस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी ऑथोरिटेरियन हो रही थी, ब्यूरोक्रेटिक हो रही थी, जिसको हम तानाशाह कहते हैं। गवर्नमेंट आम लोगों को किसी तरीके की कोई जो है आज़ादी नहीं थी, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, लोगों का ज़िंदगी दुश्वार था। गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे। आम लोगों का ज़िंदगी जीना दुश्वार हो गया था। गवर्नमेंट में बहुत सारे चीज़ों की, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की ज़रूरत थी, लेकिन रिफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा जो यूएसएसआर से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, यूएसएसआर उस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाती है। और जो यूएसएसआर में एक कंट्री रशिया होती है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों पर रशिया डोमिनेट करती है, जिस वजह से बाकी 14 कंट्रीज़ में फीलिंग ऑफ एलिनिएशन होता है। ये जो रशिया के खिलाफ जो है वो माहौल होता है और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह के खिलाफ जो है वो नाराज़गी रहती है। अब देखिए वेस्ट में और भी चीज़ें हैं, आप ऐड कर सकते हैं कि वेस्ट में बहुत सारी तरक्कियां हो रही थी, मतलब वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में, और ये काफ़ी पीछे रह जा रहा था। वक्त के साथ यहाँ पर आबादी तो बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन में बदलाव नहीं आया। प्रोडक्शन में बदलाव ये नहीं आया कि अभी भी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए क्वांटिटी तो ये ज़्यादा बना रहा है, क्वालिटी है ही नहीं। इसके अलावा जब आबादी बढ़ गई तो इनकी यहाँ इतनी डिमांड बढ़ गई कि अपनी आबादी को खिलाने पिलाने के लिए, आबादी की ज़रूरत के लिए प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। बाद में इनको बाहर के कंट्री से जो है वो इम्पोर्ट कराना पड़ा। इसकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेट हो चुकी थी। तो ये सब जो है ना इसके लिमिटेशंस होते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस में ये सब सारे लिमिटेशंस हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए व्हाट वर द रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या क्या था? तो इसमें हम इस रीजन को 4 ग्रुप में बांटते हैं। पॉलिटिकल रीजन, दूसरा इकोनॉमिक रीजन, तीसरा राइज ऑफ नेशनलिज्म और चौथा रिफॉर्म ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव का जो रिफॉर्म होता है। तो पॉलिटिकल रीजन में क्या है? पॉलिटिकल रीजन में उसी कमी खामी को देखते हैं कि
यूएसएसआर में सिंगल पार्टी सिस्टम था, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक हो रही थी, ऑथोरिटेरियन हो रही थी, लोगों के पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, गवर्नमेंट के कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज था, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं था, गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन था और गवर्नमेंट जो है कि इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा यूएसएसआर से जो लोगों को उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, उस उम्मीद और एक्सपेक्टेशन पर ये खरा नहीं उतर पाया था। और पॉलिटिकल में ये भी आ जाएगा कि रशिया बाकी कंट्रीज़ पर डोमिनेट हो रहा था, ये सब जो है रीज़न में आ जाएगा। इकोनॉमिक क्या था? इकोनॉमिक में हम देखते हैं, इकोनॉमिक रीज़न है कि शुरू में ये हर एक चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी होता है, सभी चीज़ अपने यहाँ बनाने की कोशिश करती है, एक पिन से लेकर के बड़े से कार तक, लेकिन बना तो रही है, ये क्वांटिटी बना रही है, क्वालिटी नहीं है। इसके अलावा जब वक्त के साथ आबादी बढ़ी तो पुराने टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन कर रही थी, इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। जब आबादी बढ़ गई तो इतना भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कि अपने यहाँ की नीड को पूरा कर सके, जिस वजह से इसके यहाँ आगे चल करके क्या होता है कि अपनी बढ़ती हुई आबादी को खिलाने पिलाने के लिए भी इसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी, तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके अलावा कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर वॉर को फाइनेंस करने के लिए अच्छा खासा पैसा जो खर्च कर देती है मिलिट्री में और भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने में, रेस ऑफ आर्मामेंट था, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह इकट्ठा करने में अच्छा खासा पैसा खर्च कर देती है। इसके अलावा वो सब कंट्रीज जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी कोल्ड वॉर के दौरान, उसमें भी उसको भी ये पैसे से या और भी बाकी चीज़ों से मदद करती है, जिस वजह से कंप्लीट जो है फाइनेंशियल बैंकरप्सी का मामला रहता है। ये इकोनॉमिक रीजन में हो गया। तो आपको इसी सब चीज़ों में से जो आपको याद रहे वो लिखना है, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल वाले पॉइंट्स लिखना है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक वाले लिखना है। हम जितना बता रहे हैं सारा नहीं लिखना, जितने नंबर में आपको पूछा जाएगा। अगर सिर्फ आपसे पूछ दिया जाए कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीज़न क्या थे डिसइंटीग्रेशन का, तो वो लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इमीडिएट रीज़न क्या था जो आगे बताएंगे, वो लिखना है। तो आपको अलग अलग जो है लिखना है। और जितने पॉइंट्स, हम बहुत सारा पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या था? तो राइज ऑफ नेशनलिज्म देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या था कि हम बताते हैं कि रशिया एक कंट्री थी, बाकी 14 कंट्रीज यूएसएसआर में दूसरी कंट्री सब थी, लेकिन रशिया डोमिनेट हो रही थी सभी चीज़ों में। और इस वजह से इन सब बाकी कंट्रीज़ में फीलिंग ऑफ एलिनिएशन आ रहा था। यहाँ के कंट्रीज़ को, लोगों को लग रहा था कि रशिया हम पर डोमिनेट हो रही है, रशिया हावी हो रही है, रशिया हमारे बारे में कौन होता है फैसला लेने वाला। इन सब चीज़ों के खिलाफ सभी कंट्रीज़ में लोग एकजुट हो रहे थे, लोग कहीं ना कहीं यूएसएसआर से अलग होना चाह रहे थे। इसी को राइज ऑफ नेशनलिज्म हम एक लाइन में कह देते हैं कि नेशनलिज्म का राइज हो रहा था और लोग यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहना चाह रहे थे। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव का जो रिफॉर्म होता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मिखाइल गोर्बाचेव लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म करता है। वो रिफॉर्म ग्लासनॉस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम से रहता है। लोगों को कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दी जाती है, ओपननेस ऑफ इकोनॉमी था, और फिर पेरेस्ट्रोइका में रिस्ट्रक्चरिंग था कि आपको मर्जी है यूएसएसआर का हिस्सा रहिए, नहीं मर्जी है नहीं रहिए। इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे एक एक करके सारी कंट्री आज़ाद होनी शुरू कर दी और फाइनली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये सब सारे रीज़न है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द इमीडिएट रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का इमीडिएट रीजन क्या था? तो इमीडिएट रीजन में हम लोगों को ये लिखना, राइज ऑफ नेशनलिज्म और मिखाइल गोर्बाचेव का। यूएसएसआर एक ही कंट्री थी, रशिया एक ही कंट्री थी, लेकिन यूएसएसआर में हावी हो रही थी। इन सब कंट्रीज़ में जो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बढ़ रहा था। ये सब कंट्री यूएसएसआर से आज़ाद होना चाह रही थी, अपनी खुद की गवर्नमेंट, अपनी खुद की इकोनॉमिक सिस्टम, अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी ये चाहती थी। ये रशिया के अंडर में नहीं रहना चाहती थी। और मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा जो है वो ये है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, मतलब फैक्टर था कि उसके डिसइंटीग्रेशन में मिखाइल गोर्बाचेव जो रिफॉर्म किया। तो आपको इमीडिएट रीजन में राइज ऑफ नेशनलिज्म और मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म, ये दोनों आप लोगों को लिखना। अगर मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म पूछेगा, मिखाइल गोर्बाचेव का रिफॉर्म कैसे की वजह से कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, तो सिर्फ मिखाइल गोर्बाचेव के दोनों रिफॉर्म के बारे में, अगस्त कूप के बारे में, और फिर जो है फाइनली डिसइंटीग्रेशन के बारे में, बोरिस याल्त्सिन के बारे में, ये सब चीज़ लिखना है कि बोरिस याल्त्सिन का क्या रोल था, कौन था बोरिस याल्त्सिन। तो इन सब चीज़ों पर भी लिखना। बोरिस याल्त्सिन कौन था? बोरिस याल्त्सिन एक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर हुआ करता था, जो अगस्त कूप के खिलाफ, मिखाइल गोर्बाचेव को जो बंधक बनाया गया था उसके खिलाफ ये मूवमेंट करता है, उसके मिखाइल गोर्बाचेव के फेवर में करता है, जिस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में अच्छे खासे जगहों पर ये इलेक्शन जीत जाता है। रशिया का इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बनता है और फाइनली वो समझौता साइन करता है रशिया, यूक्रेन और बेलारस, और इस समझौते से यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। अब देखिए
व्हाट वाज शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या था एंड व्हाट वर इट्स कंसिक्वेंसेस, शॉक थेरेपी क्या था और शॉक थेरेपी के क्या क्या कंसिक्वेंसेस थे। तो शॉक थेरेपी को समझने के लिए क्या था, इट वाज अ पेनफुल ट्रांजिशन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर या आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोल्ड वॉर फ्रॉम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बाय दीज 15 कंट्रीज, ठीक है, दीज 15 पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो यूएसएसआर से जो 15 कंट्रीज आज़ाद हुई थी, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इन सब कंट्रीज़ का एक ट्रांजिशन था जो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ, जो पेनफुल रहा। इसी ट्रांजिशन को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी का क्या क्या कंसिक्वेंसेस था, तो शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस को समझने के लिए वही सब बात बताते हैं कि सोशलिस्ट से सभी कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल अपनाए, जो सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी वो प्राइवेटाइज हो गई। 90% इंडस्ट्रीज़ को एक बार में सेल कर दिया गया, जिसको लार्जेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसको बेचा ही नहीं गया, थ्रो अवे प्राइसेस पर बेच दिया गया। गवर्नमेंट के अंडर जो सारी चीज़ें थी, रोड, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो गवर्नमेंट फ्री में लोगों को अवेलेबल करवा रही थी, अब ये सब चीज़ अचानक से ख़त्म हो गया, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है गरीब हो गए, अमीर गरीब के बीच फ़र्क बढ़ गया। बहुत सारे मिडिल मैन और ब्रोकर्स वगैरह का एराइज हुआ प्राइवेटाइजेशन की वजह से। फिर हम आखिर में देखते हैं कि जो है इन सब कंट्रीज़ की जीडीपी में भारी गिरावट आया। जो रूबल करेंसी था, उस रूबल करेंसी में भी काफ़ी जो है वो गिरावट आया, रूबल करेंसी का वैल्यू ख़त्म हो गया। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन था, और हम कहते हैं आखिर में कंक्लूजन में कि शॉक थेरेपी वहाँ के इकोनॉमी पर डिस्ट्रक्शन बन करके जो है आया और वहाँ के लोगों पर आफत और मुसीबत के तौर पर साबित हुआ ये शॉक थेरेपी का कंसेप्ट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, वाज द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। बोला जा रहा है कि शॉक थेरेपी क्या था, और जो ये जो ट्रांजिशन था शॉक थेरेपी, वाज दिस बेस्ट वे, क्या ये सही तरीका था मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म या सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांजिशन का क्या ये सही तरीका था। तो शॉक थेरेपी को पहले डिफाइन करना है कि ये एक पेनफुल ट्रांजिशन था, ये सब जो बताए थे, और कहना है, लिखना, नो दिस वाज नॉट द बेस्ट वे टू बेस्ट वे ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ये सही तरीका नहीं था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कैसे लिखना, शॉक थेरेपी को डिफाइन करना है, उसके बाद कहना नो दिस वाज नॉट द बेस्ट वे ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म या सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों, और उस रीज़न में जो शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेज हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री तो बेच दिया गया, महंगाई बढ़ गई, जीडीपी डिक्लाइन हो गई, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ था, जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही थी वो सब हट गया। इसके अलावा रूबल करेंसी का वैल्यू ख़त्म हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों पर आफत मुसीबत के तौर पर साबित हुआ। यही कंसिक्वेंसेज को लिख देना कि इस वजह से, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए, डिस्कस द रिलेशन, अब क्या है, डिस्कस द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। बोला जा रहा है कि इंडिया का पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज से क्या रिलेशन है, तो उसी सब बातों को लिखना है कि कोल्ड वॉर के दौरान से ही इंडिया जो है यूएसएसआर से एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है 1971 में, और जो है जो 20 ईयर का फ्रेंडशिप ट्रीटी रहता है। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी इंडिया जो का यूएसएसआर से अच्छा रिलेशन बरकरार रहता है, जबकि इंडिया यूएसए से भी रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन का रिलेशन है। बहुत सारी चीज़ों पर रशिया इंडिया को कॉपरेट कर रहा है, और रशिया को भी इंडिया से फ़ायदा हो रहा है। कहाँ कहाँ पर कॉपरेट कर रहा है, कश्मीर के इशू में, कश्मीर मुद्दे पर जो है रशिया इंडिया को कॉपरेट कर रहा है। नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम वगैरह एक्सपोर्ट करने में भी, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करने में, लाने में भी रशिया जो है वो इंडिया को मदद कर रहा है। जैसे यूएसएसआर की कंट्री है जो है तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान से लाने में मदद कर रहा है। जैसे तापी एक गैस पाइपलाइन है, इंडिया का प्रोजेक्ट है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 कंट्रीज़ के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी ऐसे करके, जो गैस जो है वहाँ से लाने में, जिसमें तजाकिस्तान जो पहले यूएसएसआर की पार्ट रही है उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो यूएसएसआर की कंट्रीज़ इंडिया को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा स्पेस जो टेक्नोलॉजीज़ भी इंडिया को जो मॉडर्न सैटेलाइट्स वगैरह हैं जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी भी रशिया जो है वो इंडिया को उसमें मदद कर रही है। रशिया इंडिया को फ़ायदा होता है कि रशिया से वो मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स वगैरह ख़रीदती है, और रशिया को भी फ़ायदा है इंडिया से, वो ये फ़ायदा है कि इंडिया जो है रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है। मतलब कि रशिया अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्रीज़ होगी जिसको सबसे ज़्यादा हथियार बेचती होगी तो उसके बाद दूसरा इंडिया ही है। तो अगर रशिया इंडिया को हथियार बेचती है तो रशिया को भी फ़ायदा, उसके बदले रशिया को पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। तो ये दोनों के बीच जो है वो रिलेशन है।
इन सब चीज़ों को लिखना है। अब आगे देखिए, फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बोला जा रहा है कि व्हाट वर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश, मतलब ये क्वेश्चन होगा व्हाट वर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कि सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम और जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या खासियत थी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना, इस क्वेश्चन में सोवियत सिस्टम की जो फीचर्स थी उसको जो है लिख देना। क्या सब फीचर्स था, ये सब 15 कंट्रीज़ की एसोसिएशन थी, नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन लोगों का काफ़ी डेवलप था। इसके अलावा एक सभी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी, रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन, ये सब लोगों को फ्री में अवेलेबल करवाती थी, इक्वलिटी पर बेस्ड सोसाइटी था, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह बैठाई थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार दी थी, एक छोटे से पिन से लेकर के बड़े से कार तक जो है ये खुद ही जो है वो बनाती थी, बाहर से इंपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब लिखना हम लोगों को, ठीक है। तो ये फीचर्स है, बस ये लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या लिखना है, सोवियत सिस्टम के जो फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट वर द फैक्टर दैट फोर्स द मिखाइल गोर्बाचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म, आखिर क्या वजह था जो मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म लाया। तो हम लिखना है कि मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर इन 1985 एंड ही वाज फोर्स्ड टू ब्राउट द रिफॉर्म इन द यूएसएसआर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो क्या क्या रीज़न था, तो सबसे पहले वो यूएसएसआर को अपडेट करना चाहता है, यूएसएसआर को यूएस और वेस्ट की कंट्रीज़ के कंपटीशन में जो है वो लाना चाह रहा था, इसी वजह से। दूसरा कि वो क्यों वेस्ट में बहुत सारी तरक्कियाँ हो रही थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था और यूएसएसआर बैकवर्ड हो रहा था, बहुत सारे लोग यूएसएसआर के जो है इस वेस्ट में जो तरक्कियाँ हो रही थी यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में, वैसी तरक्कियों के लिए लोग डिमांड कर रहे थे। तो टू कीप अपडेटेड विद द यूएस, टू कीप अपडेटेड विद द वेस्ट। दूसरा कि वेस्ट से अमेरिका से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, अमेरिका से या वेस्टर्न यूरोप से अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो उन सब जगहों पर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ उन सब चीज़ों को हम अपना करके अपने यहाँ तरक्की भी कर पाएंगे। इसके अलावा टू डेमोक्रेटाइज द सिस्टम, मतलब कि डेमोक्रेसी कायम करने के लिए, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों को देने के लिए। इसके अलावा टू नॉर्मलाइज द गवर्नमेंट, टू डेमोक्रेटाइज द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट के टू ease the restriction on the people and to abolish the special privilege enjoyed by the कम्युनिस्ट पार्टी या गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन हो रही थी उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, गवर्नमेंट के कुछ लोगों को जो स्पेशल प्रिविलेज था, राइट्स था, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं था, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों को सही करने के लिए। तो सबसे पहला था टू कीप अपडेटेड विद द वेस्ट एंड अमेरिका। इसके अलावा टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द अमेरिका, to do the technological development, taking the advantage, taking the information technology and using the information technology of the West to democratize the Soviet system, to give the freedom and some basic rights for the to the पीपल ऑफ द यूएसएसआर। इन सब सारी चीज़ों को लिखना है। तो ये हमारा ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा। ये फुल प्रूफ क्वेश्चन का डिस्कशन है। ये डिस्कशन यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड्स में हैं, उन सब को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।